लगता है तुम लोगों ने बैटरी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। बैटरी पे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे रोज आते हैं, पता नहीं बैटरी में इतना घुस गए हो तुम लोग। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन है। एक और डेवलपमेंट था, आज हम लोगों ने सुबह में लेक्चर नंबर 7 का पीडीएफ डालने का ट्राई किया था और साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ना, इसलिए वो अपलोड तो हो गया, लेकिन तुम लोगों को शो भी कर रहा था, लेकिन तुम लोग देख नहीं पा रहे थे, तुम उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। जबकि पहले का जो डीपीपी है वो शो हो रहा है, तो उसको हम लोग तुरंत फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पीडीएफ तो जाएगा ही जाएगा। तो ना आप टेंशन मत लो यार, जैसे ही पीडीएफ अपलोड हुआ नहीं दिखा, दनादन मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सर पीडीएफ नहीं दिख रहा, पीडीएफ नहीं दिख रहा, पीडीएफ क्यों नहीं दिख रहा। भाई ऐसा है कि हम लोग बैठे हुए हैं ना, अगर पीडीएफ बना के भेजना भी तो हम ही लोग को है ना दोस्त। तो जब हम लोग के नियत में है कि तुम्हारे पास पीडीएफ भेजना, तो पहुंच जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, वीडियो है ना तुम्हारे पास, नोट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। और स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कहता स्क्रीनशॉट की जरूरत क्या है तुम्हें, पीडीएफ तो मैं भेज ही रहा हूं जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं उसका, ठीक है ना, तो हम उसको फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो कर लेंगे, उसको टेंशन मत लो। आगे अब देखते हैं डाउट्स, ठीक है ना। आप डाउट्स पे ज्यादा ध्यान दो यार, आप इधर उधर की बातें ज्यादा मत सोचो कि ये क्या है वो क्या है यार, छोटी छोटी चीजों को। और मैंने आपको नंबर दिया हुआ है 8294532532, आप इसके ऊपर कॉल करके पूछो ना। आप मेरे को दिन भर अगर मैं तुम्हारे इसके बारे में बताता रहूं तो क्या शूटिंग में नहीं करूं क्या, इतने सारे बैचेस के लिए शूटिंग करना होता है। तो मेरे से डाउट पूछो, मेरे से फिजिक्स पूछो, ठीक है, या तुम्हें एडमिशन संबंधित या वहां कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तुम फोन कर रहे हो कुछ और उसके पास भी दिक्कत है, रात को भी तुम कोई कॉल कर देते हो, तो एक टाइम में करो। और शुरू में दिक्कत है क्योंकि ढेर, तुम जस्ट इमेजिन कि कितना सारा कॉल आता होगा, तो थोड़ा हैंडल करने में समस्या है। सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी ना, हर पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे पास वीडियोस आ रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू है, बाकी चीजों को धीरे धीरे हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। उसमें अभी तक भी बच्चा कोई पूछता है कि सर हमें बैच में ऐड कर ले, मतलब सोया हुआ है, पिछले 7-8 दिन से ऐप का ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, वो यूट्यूब पे जाके मेरा वीडियो देखेगा नहीं जो मैंने समझाया है। कोई पूछता है कि सर मेरा जो स्क्रीन है वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई आप रोटेशन वाला ऑप्शन को ऑन करो, कोई सुनता ही नहीं है यार, मैसेज सब जाके सुनो, हर चीज बताया जाता है, ठीक है ना, जो बेसिक चीज है। अब उतना तो है नहीं कि हर चीज को डिटेल में, तो पढ़ाई की बात होगी ना, तो ठीक है, ऐसे 2-4 है, छोड़ो कोई बात नहीं। चलो तो हम लोग डाउट की बात करते हैं। देखो, एक तो वो डाउट कि जो हमने कहा था कि आप यहां पे वायर कितना भी लंबा चौड़ा कुछ भी ले लो, इसमें जो हीट डेवलप होना है उसकी मात्रा फिक्स है, जो कि चार्जिंग के केस में ½ CV² होती थी और आधी एनर्जी यहां स्टोर हो जाती थी। तो उसमें से कुछ का सोचना है कि सर ये वायर लंबा है छोटा, इससे क्यों नहीं फर्क पड़ा। देखो भाई, रेसिस्टेंस एक चीज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, रेसिस्टेंस से पावर को फर्क पड़ता है, और पावर क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन। वायर लंबा है या छोटा है, इससे ये फर्क पड़ेगा कि पर यूनिट कहां पे कितना हीट जनरेट हो रहा है, या अगर लंबा है तो वही हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, छोटा है तो उतने ही छोटे में सारा हीट पैदा होगा। तो लेकिन हीट का जो टोटल अमाउंट है वो फिक्स रहेगा। रेसिस्टेंस से सिर्फ इस बात पे फर्क पड़ेगा कि वो हीट कितने देर में पैदा होगा, टाइम पे फर्क पड़ेगा कि जल्दी प्रोड्यूस होगा कि धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा, लेकिन टोटल कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है आपका कि वोल्टेज क्या है, सी क्या है। इसका मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं। देखो, एक बाल्टी पानी तुम्हें भरना है बाथरूम में, अगर नल तुम्हारा बड़ा सा नल है, ठीक है, तो वो भी उस बाल्टी को भर देगा। अगर नल में एक एक बूंद पानी आ रहा है तो क्या उससे वो बाल्टी नहीं भरेगी, उससे भी वो बाल्टी पानी से भर जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अमाउंट तो आ सकता है उतना। तो वही बात मैं, मतलब आप ऐसे थोड़ा एनालाइज करो, ठीक है ना। अब बाकी रेसिस्टेंस में तो हम लोग सीखेंगे। फिर एक ने पूछा
कि सर कैपेसिटर को जब बैटरी से चार्ज कर देंगे और जब बैटरी हटा लेंगे तो कैपेसिटर तब भी चार्ज कैसे रह जाएगा? क्यों नहीं रहेगा भाई? सीधी सी बात है, जो चार्ज एक बार यहां डिपॉजिट हो गया प्लस क्यू और यहां पे माइनस क्यू, आखिर वो जाएगा कहां? उसको जाने के लिए वायर चाहिए ना। वायर नहीं रहेगा तो कहां जाएगा? तो कैपेसिटर जो एक बार चार्ज हो गया तो चार्ज हो गया, अब इसको डिस्चार्ज करना है तो आप वायर से कनेक्ट करो, ठीक है? बैटरी हटा के तो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर एक ने पूछा कि जिस तरीके से कैपेसिटर को हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं ऐसे वायर कनेक्ट करके, क्या बैटरी को भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बैटरी को भी कर सकते हैं। और ये बात समझ में, बैटरी को भी हम लोग इस तरीके से वायर से कनेक्ट के डिस्चार्ज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलो, उसके बाद एक ने तो ये पूछ लिया कि बैटरी ब्लास्ट कैसे होता है। दोस्त, बैटरी कैसे ब्लास्ट होता है ये उसमें देखो, किसी भी बैटरी में आपको मैंने बोला ना, केमिकल्स ऐसे होते हैं, वो एक्सप्लोसिव जैसा होता है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है, और जब वो एनर्जी का मान लो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ तो ब्लास्ट कर सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा रिसर्च चल रहा तुम लोग का बैटरी के ऊपर। अगर हम बैटरी को यूज ना करें तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा ना? नहीं, मैं तो बता तो रहा हूं कि देखो, अगर बैटरी को यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो जो नॉर्मल तुम्हारा ड्राई सेल है, ठीक है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वो डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसकी सर्किट कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन वो जो वाटर वाला बैटरी है, जो बड़ा सा बैटरी देखते हो, उसको हम लोग अगले चैप्टर में बैटरी पार्ट 2 में बताएंगे कि उसमें एक इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट होता है, तो करंट घूमता रहता है और बैटरी अपने आप ही डिस्चार्ज होती है। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। बैटरी पार्ट 2 क्यों आएगा? पार्ट 2 तो इसलिए तो आएगा। चलो आगे क्या है भाई? ये हो गया, कैपेसिटर वाला हो गया। सर चार्जेबल, सर आप बोले थे कि बैटरी चार्ज तो हो जाता है, तो उस बैटरी को चार्ज हो सकता है क्या? पता नहीं क्या लिखा है सर। चार्जेबल वाला बैटरी में पानी क्यों डालते हैं? पानी इसलिए डालते हैं ना, वाटर, पानी नहीं डालते यार, वो डिस्टिल वाटर होता है, उसमें जो रिएक्शंस होते हैं, जो एसिड होता है, ठीक है ना, वो ज्यादा कॉन्क हो जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम लोग वाटर डालते हैं, ठीक है ना, वो रिएक्शन को ठीक करने के लिए। उसके बाद अच्छा, ये अप्रोच अच्छा है, इस तरीके से तुम लोग सोच रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। फिर एक ने पूछा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वर्क डन जीरो हो सकता है क्या? मतलब उसका कहना क्या, बैटरी कभी वर्क जीरो कर सकती है क्या? तो दोस्त, बैटरी वर्क तभी जीरो करेगी जब वो चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगी। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो या तो बैटरी वर्क करेगी या तो बैटरी पे वर्क होगा। अच्छा, एक बच्चा और इसमें कंफ्यूज हो रहा है, बैटरी कब वर्क करेगी और बैटरी पे वर्क कब होगा। दोस्त, एक बात समझ लो कि जब जब चार्ज आपका ऐसे क्रॉस करेगा, ये डिस्चार्जिंग वाली बात है, तुम लोग बैटरी वाले लेक्चर को 2-3 बार और देख लो, बहुत अच्छा है, उसको देखो और क्लियर होगा। अगर चार्ज ऐसे जा रहा है बच्चे, तो ये बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज, और यहां पे बैटरी का वर्क डन होगा Q इंटू E, और इसको क्या लोगे? प्लस। और अगर यही चार्ज ऐसे जा रहा होता, यहां से कैपेसिटर से आके, तो बैटरी के ऊपर वर्क होता और वो हो जाता माइनस Q इंटू E। क्लियर है? तो ये तो इसमें बड़ी बात नहीं है। बैटरी, ये डिस्चार्ज वाला कंडीशन में बैटरी प्लस वर्क, और ऐसे चार्ज गया तो नेगेटिव वर्क लिख दो। नेगेटिव वर्क का मतलब ही हो गया बैटरी के ऊपर वर्क हो गया, है ना? चलो, उसके बाद और क्या है, और क्या है? और नाम लिखा करो यार, जब भी डाउट पूछो तो तुम्हारा नाम बोलेंगे, तुमको पता चलेगा ना कि तुम किसका। सर आप बताइए कि बैटरी में केमिकल एनर्जी खत्म हो जाती है तो वह यूज के लायक नहीं होता है, ठीक है? हम लोगों के मोबाइल में बैटरी में केमिकल एनर्जी है ना, होती है ना, तो चार्ज खत्म होने के बाद हम लोग बैटरी को फिर से चार्ज करते हैं। ये तो बहुत सिंपल बात है भाई, मोबाइल तुम फेंकोगे तो नहीं। अगर मान लो तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो सीधी सी बात है, वो दो टाइप की बैटरी होती है, चार्जेबल और जो वन टाइम यूज होता है। जिसमें वन टाइम यूज होता है उसमें एक बार केमिकल अगर एग्जॉस्ट हो गई तो हो गई, फेंक दो उसको, फिर ड्राई सेल जैसे होता है।
और रिचार्जेबल में क्या होता है कि वहां पे जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल भी होता है। जैसे तुम तो केमिस्ट्री में पढ़ते होगे कि एक कोई रिएक्शन होता है जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, और कोई रिएक्शन ऐसा होता है जो फॉरवर्ड में भी चलता है और बैकवर्ड में भी चलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों वो डिपेंड करता है कि आप बैटरी में किस टाइप के रिएक्शंस को देख रहे हो। अगर सिर्फ फॉरवर्ड में चलेगा तो वन टाइम यूज कर सकते हो, और जिसमें बैकवर्ड भी चलेगा मतलब दोनों डायरेक्शन में, तो उसको बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका हो गया डाउट। और किसका? विवेश, इसने क्या लिखा? कैपेसिटर इज यूज्ड इन फैन टू स्टार्ट देन थ्रू आउट द टाइम फैन इज मूविंग सो दैट कैपेसिटर प्रोवाइड एनर्जी और स्टॉप। अरे यार मैं बार बार बोल चुका हूं कि कैपेसिटर जो फैन में है उसका दो यूज है, एक तो स्टार्टिंग एनर्जी भी देता है, अब प्लस मैंने बोला था ना तुमको, तुम लोग कुछ सुनते नहीं हो बात को यार। एयर एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में भी तुमको मैं फिर से कैपेसिटर पढ़ाऊंगा मैग्नेटिज्म में। कैपेसिटर का एक और काम होता है, वो फैन के अंदर जो कॉइल्स होते हैं वो इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा करते हैं, और उस इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैंसिल करने के लिए भी कैपेसिटर होता है। अब ये बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं, बिकॉज यू डोंट नो इंडक्शन, तो इसलिए बोल देना वेट, जस्ट वेट। आपको मैं बोल रहा हूं ना, आप जब पूरी फिजिक्स मेरे से पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया। तो आप जस्ट वेट करो, कीप पेशेंस। मैं बता रहा हूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेबस इस टाइप से कम। फिजिक्स में इसलिए पढ़ाता हूं दोस्त क्योंकि मेरे को फिजिक्स अच्छा लगता है। तो आपके दिमाग में जो बातें आती है वो मेरे दिमाग में भी आती है। तो मैं क्या तुम अगर सोच रहे हो कि फैन में क्यों कैपेसिटर लगा हुआ, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, और जब मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को आंसर भी पता होगा, तो मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। और मैं एक दो बार बोल भी देता हूं, मैंने बताया था आपको कि कैपेसिटर को फिर से हमें एक बार लेके आना होगा जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, है ना दोस्त। चलो और तो कुछ 11th वालों का डाउट है वेक्टर में, वो तो तुम्हारे काम का है नहीं, वो उसके वीडियो में बताया जाएगा। चलो आई होप कि इससे कुछ फायदा हुआ होगा तुम्हें, ठीक है। और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, नोट्स बनाने पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, एक किसने कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है ये क्या है? डोंट वरी, कुछ भी है, तुमको इस सब से तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब आगे के बैचेस के लिए है कि क्या चेंजेज होंगे। इतना यार तुम्हारे पास कहाँ से इतना फुर्सत आता है कि बैठ के तुम इतनी चीजों को सोचो। यार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। जो चेंज होगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो तो लोग YouTube पे वीडियो बनाते हैं इस टाइप का जानबूझ के ताकि उनको व्यूज मिले, ठीक है ना। और मेरा सीधा एक ही चीज है कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, तुम पढ़ो यार। व्यूज बनाने के लिए बहुत काम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, तो हम लोग आज बात किसका कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा हाँ, उस पर भी एक क्वेश्चन आया था। उस पर एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि सर अगर हमें आएगा ये पूछने, कोई मेरे से ये पूछेगा कि कॉम्बिनेशन जो है ये दो टाइप का होता है या इनफाइनाइट बोलेंगे, टू टाइप्स या इनफाइनाइट। तो मैंने आंसर भी किया व्हाट्सएप पे कि मैंने बोला उसको कि देखो ऐसा है कि अगर बोर्ड्स में आता है, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में आता है, या आप जिस भी बोर्ड में हो बोर्ड्स में आता है, लो लेवल का एग्जाम में आता है। मैं लो नहीं बोल रहा, लेकिन ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड तो नहीं हुआ कंपटीशन के जैसा। तो वहां पे आप टू टाइप्स ही लिखना। वहां पे एग्जामिनर जो पूछने वाला है उसके दिमाग में वो सीरीज और पैरेलल ही रखा हुआ है। लेकिन कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तब आप लिखोगे कि एनी नंबर इनफाइनाइट, जैसे मर्जी हो आप उसको जोड़ सकते हो। क्लियर है? तो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सर्किट हम लोग के हाउस होल्ड में होता है, जो भी अप्लायंसेस में होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें जो सर्किट होता है उसमें एक साथ कई सारे कैपेसिटर्स यूज किए हुए होते हैं। तो अपने को अब ये सीखना है कि इन ढेर सारे कैपेसिटर्स को हटा के एक सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर कैसे रखें, और ये ढेर सारे कैपेसिटर को हटा के सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर को रखने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वो अकेला कैपेसिटर उस पूरे कॉम्बिनेशन, उस पूरे नेटवर्क के जैसा काम कर सकता है। समझ गए बच्चे? मतलब पूरे नेटवर्क के जैसा वो अकेला एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर काम
कर सकता है, वो उतनी ही एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो उतना ही चार्ज विड्रॉ कर सकता है। क्लियर है? तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन को ही सीखेंगे, जिसमें दो टाइप का था, पैरेलल और सीरीज। पिछली बार टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए वहां पे मैंने पैरेलल लिखा, उसके बाद कुछ बताया नहीं। तो आज हम लोग पैरेलल से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों? और बच्चों अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो हम लोग उस कंडीशन को जानेंगे, उस कंडीशन को समझेंगे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के लिए नेसेसरी है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के लिए क्या नेसेसरी है, पहले कंडीशन देखते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा। कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या है वो सुनो। इन दिस कॉम्बिनेशन all capacitors must have, ध्यान देना, must have same potential as that of same potential and it will be equal to potential difference applied across the network। अभी मैं समझाऊंगा आपको, पहले मैं लिख देता हूं। चलो कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2, the sum of all charges present on each capacitor must be equal to net charge supplied to the network। देखो भाई, अब ये दो पॉइंट आपके सामने मैंने लिख दिया। तो आप जो पीडीएफ करते हो, मेरे को तो लगता है सबसे अच्छा चीज है, अगर तुम सचमुच एक ढंग से पढ़ाई करना चाहते हो। क्या ऑफलाइन क्लास में भी तुम्हें पीडीएफ चाहिए होता था क्या? मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं टाइम यूज करता, और पीडीएफ भी अल्टीमेटली तुम्हारे डिवाइस में ही रहेगा, जबकि तुमको बनाना चाहिए नोट्स। तो आप वीडियो पॉज करो, इन दोनों पॉइंट्स को लिख लो, फिर आगे सुनो, है कि नहीं? अगर सचमुच मेरी बात समझोगे तो फिजिक्स ऐसे सीख जाओगे। बस आपको ना थोड़ा ध्यान देना होगा भाई, समझ गए ना? तो चलो, ये दो कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन को अगर कोई फुलफिल करता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो नेटवर्क पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कंडीशंस क्या है बच्चों? तो कंडीशंस ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग तब मानेंगे जब हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है? और सबके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वो सिर्फ सेम नहीं होगा, आपस में तो सेम होगा ही, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। वो बैटरी जो वहां लगाया जाएगा, वो जो बैटरी की ईएमएफ होगी, वही ईएमएफ सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस होना चाहिए। और वो आपस में भी, दूसरी बात, आपस में भी सबका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, और वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। दूसरा मैंने लिखा है कि सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट, यानी 3, 4, 5 जितने भी कैपेसिटर हैं, अगर सभी के चार्जेस को ऐड कर देंगे तो वो टोटल चार्ज होना चाहिए जो उस नेटवर्क को बैटरी के द्वारा ट्रांसफर किया गया। ठीक? अब ये दो पॉइंट है। अब इस पॉइंट को दिमाग में सेट कर लो और हम लोग देखते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है ना?
तो हम लोग इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो और तब आगे सुनना। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, लिख लिया आपने, चलो ओके। तो अब देखते हैं बच्चों हम लोग इसको कैसे डील करेंगे। अब इसको डील करना बहुत आसान काम है बच्चों। अब देखो आपके सामने मैंने ये टोटल 3 कैपेसिटर बना दिया, 3 लेके एग्जांपल लेके चलते हैं और कितना मजेदार तरीके से भी होगा देखते जाओ। ठीक है, अब ये देखो 3 कैपेसिटर्स आपके सामने लग गए। ये C1 इसकी कैपेसिटी है, इसकी C2, इसकी C3, और इन तीनों को एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? और जिस बैटरी से कनेक्ट किया गया मान लो उसका पोटेंशियल है V, उसका पोटेंशियल है V। अब ये एक्चुअल में नेटवर्क है और मेरे को इन 3 के जगह एक ही कैपेसिटर चाहिए, तो मैंने यहां बना दिया वो एक इकलौता कैपेसिटर और उसका क्या नाम रख दिया बच्चों? C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल कितना दिया? V। चलो अब देखते हैं क्या होगा, अब सुनते जाना। अब यहां एक कॉन्सेप्ट सीखोगे। अब जैसे ये बैटरी है V वोल्टेज, तो जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि किसी इसका दोनों टर्मिनल का डिफरेंस होना चाहिए V के बराबर, बैटरी के बारे में बताया आपको। तो एक काम करो, इसको 0 मान लो, इसको V मान लो। फिर देखो अब यहां क्या है, ये तो वायर है, ये तो कंडक्टर है और यहां कोई करंट वरेंट वाली बात तो है नहीं। और हमने पढ़ रखा कि कंडक्टर जो है उसमें हर एक जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो डिफर तब करता है जब रेसिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं और या करंट मूव कर रहा होता है। यहां तो करंट लगातार चल नहीं रहा है, तो अगर यहां V है, पूरे चैप्टर में याद रखना आप, अगर यहां V है तो ये V V V V V सब जगह V, सारी जगह V, यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V। मतलब जब तक वो वायर कनेक्टेड रहेगा सारे जगह के पोटेंशियल्स को क्या लेना है? सेम, एंड दैट इज V। और इधर अगर 0 है बच्चों तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर? तो V0 V0 V0। अब देखो मेरी बात सही हो गई कि नहीं। पहला कंडीशन मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो सेम पोटेंशियल है या नहीं है, और ये वही पोटेंशियल होना चाहिए जो बैटरी का है, तो वो भी सही है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब मान लो तुमने बैटरी से चार्ज इधर भिजवाया +Q, ठीक, और इधर से क्या भिजवा दिया? -Q। हम लोग ये मेथड भी तो सीखे हुए हैं कि याद है ना, जो आपको चार्जिंग वाले में बताया था तीसरा वाला, कि आप ऐसे ही बोल सकते हो कि बैटरी इधर से +Q भेज दिया, इधर से -Q। अब देखो क्या हुआ, +Q चला, +Q चला, +Q चला, +Q चला, +Q यहां पहुंचा, एंड दिस इज जंक्शन। ये क्या है बच्चों? जंक्शन। अब मान लो कि यहां पे वाटर आ रहा होता और यहां से 3 ब्रांचेस निकल रहे होते, तो ये वाटर डिवाइड होता कि नहीं होता 3 पार्ट में? तो इस तरीके से यहां पे ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा। क्लियर है? ये डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड कैसे होगा? तो मान लो ऊपर चला गया आपका Q1, सामने चला गया Q2, नीचे चला आया Q3। ऊपर Q1, सामने Q2, नीचे Q3। क्लियर? इसी को अगले चैप्टर में हम लोग जंक्शन लॉ पढ़ते हैं।
और तुम सोचो कि आखिर ये क्यों इन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो जंक्शन लॉ जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है, तो हालांकि यहां जंक्शन लॉ नहीं बोल सकते हो, यहां बस ऐसे भी चीज वही है, वही जो जंक्शन लॉ में तुम्हें मैं बताऊंगा कि करंट आया और 3 पार्ट में बट गया, वही बात यहां भी हो रही है। तो करंट क्या पानी भी आता, वाटर भी आता तो भी बोल सकते थे, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन तीनों का सम जो है वो Q के बराबर है। तो आप देखो कंडीशन नंबर 2 में मैंने आपको यही बोला था कि अब देखो Q1 इसको दे दो प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इस तरफ माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। तो मैंने तुम्हें बोला था कि हर एक कैपेसिटर के चार्ज को ऐड करने पे, सम करने पे आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा जो बैटरी ने भेजा है। तो इस तरीके से मेरे दोनों कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ये बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब देखते जाओ, अब इंडिविजुअली देखो, अब इंडिविजुअली लिखो। जैसे इसके लिए क्या लिख सकते हैं नंबर 1 के लिए, तो नंबर 1 के लिए Q1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं C1 इंटू V, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है C1 और पोटेंशियल क्या है V। नंबर 2 के लिए क्या लिख सकते हैं Q2 बराबर C2 इंटू V। नंबर 3 के लिए क्या लिख सकते हैं Q3 इक्वल्स टू C3 इंटू V। ओके, और यहां पे तीनों को पुट कर दो तो सीधी सी बात है ये क्या आ गया। सो Q इक्वल्स टू Q1 के जगह लिख दोगे C1V, Q2 के जगह लिख दोगे C2V और Q3 के जगह लिख दोगे C3V। आ रही है बात समझ में? तो Q इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। कैसे लिखे हम लोग, समझ में आया ना? अब आ जाओ, अब हमें निकालना क्या है C इक्विवेलेंट। अब ये उसको रिप्रेजेंट तभी कर सकता है जब इसको भी उसी बैटरी से जोड़ दिया जाए। तो देखो मैंने जोड़ भी दिया है, तो इधर V हो गया, इधर क्या हो गया 0। अब इसने भी उतना ही चार्ज भेजना है, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट तुमको निकालना है तो इक्विवेलेंट में तो रूल है कि जिस तरीके से यहां पे चार्ज सेंड होगा वैसे ही चार्ज वहां भी सेंड होना चाहिए। तो इस पे आएगा प्लस Q और इस पे क्या आएगा माइनस Q। जितना चार्ज ये सब मिलके करेगा वो अकेला कर रहा है। पोटेंशियल का भी वही हिसाब किताब है, इधर का पोटेंशियल V, इधर का पोटेंशियल 0। तो ऑटोमेटिकली देखो फिर यहां पे हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अब एक ही कैपेसिटर है यहां पे, तो सीधा लिख दोगे Q इक्वल्स टू, कैपेसिटी हमने अज्यूम कर लिया C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल है V, तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1 और ये हो गया आपका रूल नंबर रूल, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और दोनों का देखो तुम, जो आपका LHS है दोनों का वो क्या है, सेम है। तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या लिख सकते हो। अब देखो फाइनल अपना रिजल्ट आने वाला है, 1 और 2 से बच्चों C इक्विवेलेंट इंटू V है ना, इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। और दोस्तों V कैंसिल हो गया एंड फाइनल हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होके आ गया। तो देखो कितना सिंपल है। और थोड़ा भी अगर आपको याद होगा 9th क्लास वाली बात, तो इस तरीके से रेसिस्टेंस ऐड होता था, है ना। रेसिस्टेंस जो है वो ऐड होता था जब वो सीरीज में होता था, श्रेणी क्रम में, मतलब कि सीरीज में R1 R2 R3 रहता था, तो हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे। तो रेसिस्टेंस सीरीज में ऐसे जुड़ता था जैसे ये पैरेलल में जुड़ रहा है, तो इसका मतलब उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे।
तो कहने का मतलब यहाँ नीचे में हो सकता है तुम्हें देखने में दिक्कत हो रही हो, तो मैं यहाँ ऐसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि C इक्विवेलेंट जो है वो तीनों कैपेसिटर के सम के बराबर आया। मतलब आज से हमको समझ में आ रहा है कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स लगे होंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के बराबर होगा। यू कैन सी दैट। ओके बच्चों, तो चलो इसको पहले लिख लो और इसमें फिर हम लोग स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक। तो बच्चों अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पहले देखो अपना आउटकम क्या निकल के आया। तो आउटकम निकल के आया C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं उनको आप इस तरीके से अलजेब्रिकली ऐड कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि इफ कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट इन पैरेलल, ऐसे सिंबल दे दिया मैंने पैरेलल, देन कैपेसिटी ऑफ सर्किट विल इंक्रीज, है ना बच्चों? तो अगर आप कैपेसिटर्स को ज्वाइन करोगे पैरेलल में तो पूरे सर्किट की कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है? तो हम लोग इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर मान लो, अब और क्या स्पेशल पॉइंट इसमें आ सकता है वो देखो। अगर मान लो इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर, अब ये ना आगे सर्किट सॉल्व करने में हम लोगों को काफी मदद करेगा। इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in parallel, then C equivalent। अब मान लो n नंबर, n का मतलब हो गया 4, 5, 6, 10, 20, कुछ भी हो सकता है। तो अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में अगर जुड़ेगा तो आपकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो कैपेसिटी हो जाएगी n इंटू सी, है ना बच्चे? क्योंकि मान लो n का वैल्यू 5 मान लो, तो 5 कैपेसिटर्स और सब आइडेंटिकल लिखा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा यहां छूट गया ना, आइडेंटिकल लिख देते हैं। आइडेंटिकल मतलब सभी की कैपेसिटी सेम रहेगी। अगर सभी की कैपेसिटी सेम रहे तो मान लो C 5, अगर 5 कैपेसिटर्स हो C तो नेट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5 इंटू सी। अब ये तुम्हें बहुत हल्का सा पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन आगे चल के देखेंगे हम लोग इसका बहुत यूज होता है बच्चों, तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है? अब एक पॉइंट और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। मान लो कि 2 कैपेसिटर है ना, 2 कैपेसिटर इस तरीके से, इसको आपने बैटरी के साथ ऐड कर दिया। क्लियर? ये 2 कैपेसिटर्स हैं जो बैटरी के साथ इस तरीके से पैरेलल में लगा दिए गए। एक की कैपेसिटी है C1, दूसरे की है C2। एक की C1 है, दूसरे की C2, और बैटरी लगा दिया हमने V। तो हमें ये पता करना है कि पहली बात कि बैटरी कितना चार्ज भेजेगी। बैटरी कितना चार्ज भेजेगी? तो देखो जब लगाते हैं दिमाग, बैटरी ने जो भी चार्ज भेजना है, इधर से बैटरी प्लस क्यू, इधर से माइनस क्यू। प्लस क्यू में से यहां प्लस क्यू का डिवीजन हुआ, प्लस Q1 इससे मिला, प्लस Q2 इससे मिला, ठीक है ना? इसके अपोजिट ऐसे ही डिवाइड कर दो, माइनस Q1 और माइनस Q2। ये हो गया। अब देखो पहली बात, एक तो तुम्हें Q निकालने को बोलेगा, तो तुम सोचो
कि इस बैटरी को ऐसा सोचो, आखिर क्या फायदा हुआ ये सीखने का। इस बैटरी को बताओ 2 कैपेसिटर दिखेगा या 1, तो तुम कहोगे कि सर 2 दिखेगा। नहीं, यही तो हम सीखे हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि अब ये 2 नहीं है बल्कि क्या है, 1, और उस 1 का क्या नाम है, C इक्विवेलेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, C1 प्लस C2। आ रही है बात समझ में? तो बैटरी को सिर्फ क्या दिखाई पड़ा यहां पे, एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितनी है, C इक्विवेलेंट। तो बैटरी कितना चार्ज भेजेगा बच्चों, तो Q इक्वल टू C इंटू V, ये तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। और बैटरी को सिर्फ वहां पे एक ही कैपेसिटर दिख रहा है, जो कि कौन दिख रहा है, C इक्विवेलेंट। तो जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो ऑटोमेटिकली बच्चों ये हो गया हमारा C1 प्लस C2 इंटू V, ये हो गया टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो कैलकुलेट होके आया, बैटरी ने भेजा C1 प्लस C2 इंटू V। अब हमें यह पता करना है कि इसे कितना मिला और इसे कितना मिला, मतलब इंडिविजुअली हम लोग Q1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं और Q2 की। तो वो तो बहुत आराम से कर सकते हैं। Q1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, Q1 इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो, देखो Q1 और ये वोल्टेज अगर ये V है और ये 0 है, तो यहां भी देखो V V V V V V, अभी सिखाया तुम्हें कि वायर में सभी जगह पोटेंशियल क्या रहना, सेम। तो ये भी रहा V, ये भी रहा V, अगर इधर 0 है तो ये भी 0, ये भी 0। क्लियर? तो यहां पे हो गया आपका V0 V0। तो दोस्तों अगर Q1 की वैल्यू कोई पूछेगा कितना है, तो पोटेंशियल V, कैपेसिटी C, ये हो गया C1 इंटू V, और Q2 तो इसी तरीके से निकालेंगे। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं ना, कि इस Q1 की वैल्यू Q2 के फॉर्म में निकालना। तो Q इक्वल टू क्या है, C1 इंटू C2। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू, यहां से V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है ना? अब एक काम करो, यहां पे ये रख दो C1 इंटू V की जगह उसको रख दो, तो देखो क्या कैलकुलेट होके आएगा। तो C1 अपॉन C1 प्लस C2, देखो ये C1 है, और V के नीचे देखो यहां वाला है, तो C1 प्लस C2 इंटू Q। तो इस तरीके से बच्चों एक फॉर्मूला कैलकुलेट होके आपके सामने आया कि अगर कल को 2 कैपेसिटर पैरेलल में दिया हुआ हो, ध्यान से सुनना, और यहां पे आपको चार्ज दिया हुआ हो कि इतना चार्ज ज्यादा है, तो इसे कितना मिलेगा। तो जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज यहां पे लिख दोगे, कैपेसिटी इसी की लोगे C1 और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्लियर है? इन सेम मैनर यहां पे अगर हम लोग लिखे Q2 बराबर C2 इंटू V, क्योंकि Q2 देखो चार्ज Q2 है, C2 इसकी कैपेसिटी है, और पोटेंशियल क्या है, V। तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, और V इक्वल्स टू फिर ये रख दोगे, तो Q2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, Q2 इक्वल्स टू आ गया C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन 2 कैपेसिटर्स। 2 कैपेसिटर के बीच में चार्ज का कैसे बंटवारा हुआ, तो बैटरी ने अगर टोटल चार्ज Q भेजा, तो इसको जिसके लिए निकालना है उसकी कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी, अगर इसका कैलकुलेट करना है तो इसकी कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी। ठीक है? इंटू, अरे V लिख दिया मैंने, यहां Q लिखेंगे ना, Q, क्योंकि V की जगह हम लोग Q अपॉन C1 प्लस C2 लिख रहे हैं ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और साफ साफ लिख देता हूं, पहले आप इसको जल्दी से लिख दो, मैं इसको रब करूंगा इधर वाला पोर्शन। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो और देखो फिर। ठीक है? चलो अब यहां पे देखो क्या हुआ। तो डिवीजन के बाद Q1 इक्वल्स टू क्या हुआ, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q। Q2 इक्वल्स टू क्या हुआ, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q। तो इस तरीके से दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, दोनों कैपेसिटर में कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ,
ये टोटल चार्ज बैटरी ने सेंड किया और इंडिविजुअली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर हम लोग रेशियो निकालना चाहेंगे Q1 अपॉन Q2, तो दिस अपॉन दिस, तो Q Q कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली C1 अपॉन C2। ये बात भी देख लो कि अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ हो तो उनके चार्ज का जो रेशियो है उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा। तुम यहां ये भी कह सकते हो कि अगर C1 बड़ा होगा C2 से तो ऑटोमेटिकली Q1 बड़ा होगा Q2 से, क्योंकि सामने सामने है। तो इन चीजों को याद रखेंगे और फाइनली ये हम लोग याद रखेंगे कि पैरेलल में सारी कैपेसिटीज ऐड हो जाती हैं कैपेसिटर के। क्लियर है? तो चलो ये था पैरेलल के ऊपर सारी बातें। फिर इसके बाद इसके ऊपर लोग प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीरीज पहले सीखेंगे, तब फिर मिक्स करके हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, चलो, तो जिस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पहले दो कंडीशन लिखा था, उसके लिए यहां भी कंडीशन है। अब देखो क्या मजेदार है, उसमें याद करो पहला कंडीशन हमने क्या लिखा था। पैरेलल में पहला कंडीशन लिखा था कि हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और वो पोटेंशियल उस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होगा, जो हमें डायग्राम में दिखा भी था। अब यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि इसमें हम लोग बोलेंगे, ध्यान देना इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे इन दिस केस all capacitors of network having same, अब देखो वहां क्या बोला था पोटेंशियल, और यहां क्या मैं लिख रहा हूं सेम चार्ज and that must be supplied by the battery। एक्चुअली सप्लाइड का मतलब तो समझ ही रहे हो, ट्रांसफर करने की बात। तो देखो इसमें क्या मैंने लिखा कि इन दिस केस ऑल कैपेसिटर्स ऑफ नेटवर्क हैविंग सेम चार्ज एंड दैट मस्ट बी सप्लाइड बाय द बैटरी। सारे कैपेसिटर्स के ऊपर बच्चों चार्ज क्या होंगे सेम, और ये चार्ज उसके बराबर होना चाहिए जो बैटरी ने भेजा। पिछली बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था Q1 Q2 Q3, लेकिन नहीं, यहां देखना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो सेम चार्ज सब पे जाएगा, और कैसे जाएगा वो अभी हम देखेंगे। और वहां पे सबका क्या था सेम पोटेंशियल, यहां पे क्या होगा कि सबका चार्ज सेम है, और यहां क्या अलग होगा वो देखो आगे मैं आगे लिख रहा हूं। कंडीशन टू में क्या लिखेंगे हम लोग, इन दिस केस पोटेंशियल across each यहां छूट गया एक टर्म, बच्चों लिख लेना सम ऑफ SUM सम ऑफ। इन दिस केस, चलो मैं मिटा ही देता हूं, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। इन दिस केस sum of in this case sum of potential across each capacitor in this case sum of potential across each capacitor will be equal to EMF of battery। देखो ध्यान से देखो,
समझाते हैं, फिर डायग्राम बनेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो पिछली बार क्या था, हर एक कैपेसिटर के चार्ज को अगर हम लोग ऐड करते थे तो ये वो चार्ज होता था जो बैटरी से आती थी, और पोटेंशियल सबका क्या था, सेम। इस बार क्या है, सबके क्रॉस चार्ज रहेगा सेम और सबका पोटेंशियल अलग हो सकता है, और उन सभी पोटेंशियल को ऐड करेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी। उन सभी पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे तो बैटरी के ईएमएफ के क्या हो जाएगा, इक्वल। क्लियर है? अब ये डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो आपको ये चीज और क्लियर होगा। और देखो मैं भी डायग्राम बनाता हूं, इसको पहले आप वीडियो पॉज करके लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का जहां डायग्राम बना के देखें, और जो चीज बताया वो आपको मैं भी समझाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा केयरफुल लाना, उससे थोड़ा ये डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो देखो समझते हैं हम लोग। ओके, तो फिर हम लोग अपने एग्जाम्पल में 3 कैपेसिटर्स को हमने कंसीडर किया है। ये वायर्स हैं, तुम देख सकते हो, और ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, ठीक है। इसको हमने ये कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ओके, चलो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। जरा समझते हैं कि क्या क्या करना है अपने को यहाँ पे। सबसे पहले ये जो बैटरी है जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, इसका पोटेंशियल को आपने V अज्यूम कर लेना है। तो ये पोटेंशियल हो गया V, और इधर वाला क्या हो गया, 0। ठीक, अब जब ये V हो गया तो ये V यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ यहां तक आ जाएगा। देखो ये भी V हो गया, और ये 0 0 0 0 0। ये चीज तो तुम्हें मैंने सिखा दिया कि भाई जहां तक सेम वायर है पोटेंशियल सेम रखोगे, सेम कंडक्टर सेम पोटेंशियल, सेम कंडक्टर सेम पोटेंशियल। क्लियर? अब देखो कमाल, यहां से बैटरी ने भेजा, कलर चेंज करते हैं, यहां से बैटरी ने भेजा प्लस क्यू चार्ज, यहां से बैटरी ने भेजा प्लस क्यू चार्ज, और इधर से बैटरी ने भेजा माइनस क्यू चार्ज। तो जो इधर से प्लस क्यू चार्ज गया, देखो प्लस क्यू चार्ज आया, प्लस क्यू चार्ज आया 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 आया, कहां पहुंच गया, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं प्लेट्स के बीच तो मजा आएगा। डिस्टेंस बना दिया गया, अब ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट पे आके डिपॉजिट हो गया। समझ गए? इस प्लेट पे आके डिपॉजिट हो गया ये प्लस क्यू चार्ज। कहोगे कि सर इस प्लेट को चार्ज कहां से मिलेगा, क्योंकि ये बैटरी से जो ये माइनस क्यू चलेगा वो तो, अब इसकी दूरी, इसकी भी डिस्टेंस हम लोग थोड़ी बढ़ा देते हैं तो मजा आएगा चार्ज को शो करने में। तो तुम देख सकते हो कि इधर से जिस माइनस क्यू को आपने भेजा वो तो यहां पे आके डिपॉजिट हो गया। तो सवाल है इसके इस प्लेट को क्या मिलेगा। तो बच्चों सुनो, अब आपको मैंने बताया था इंडक्शन बताया था ना कि सामने में चार्ज इंड्यूस होता है, या गॉसियन लॉ, गॉस लॉ में आपको मैंने ये बताया था कि गॉस लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज है तो इधर वाले प्लेट पे यानी उसके फेसिंग सरफेस पे ठीक अपोजिट चार्ज आपको दिख जाएगा। तो अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज है बच्चों तो यहां पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। कहोगे ये कैसे हो गया होगा, तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये एक कंडक्टर यहां पे देखना, एक कंडक्टर देखो H शेप्ड कंडक्टर, H के आकार का, अंग्रेजी का लेटर H, देखो H दिख रहा तुमको, ये खड़ी लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन, ये एक कंडक्टर है,
इस कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच के यहां पे ले आया होगा, तो जिससे यहां पे क्या इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये गॉस को सेटिस्फाई कर रहा है, यहां प्लस यहां माइनस। लेकिन अब एक बात समझो, अब ये एच शेप कंडक्टर पे नेट चार्ज होना चाहिए 0, क्योंकि यहां पे भी देखो बीच में हवा है, यहां कोई कनेक्शन नहीं है इसका। तो ये एच शेप कंडक्टर जो आपका है, दिस इज आइसोलेटेड कंडक्टर। तो आइसोलेटेड कंडक्टर के अगर एक फेस पे नेगेटिव चार्ज यहां इंड्यूस हुआ है, तो बच्चों ऑटोमेटिकली यहां पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये H का आकार का आपको जो कंडक्टर दिख रहा है, पहले तो आप ये समझो कि फेसिंग सरफेस, इसको तो चार्ज मिला बैटरी से आया, और बैटरी ने जो चार्ज दिया, तो इस बैटरी के चार्ज की वजह से यहां पे इंड्यूस हुआ नेगेटिव चार्ज। और ये H शेप्ड कंडक्टर जो आइसोलेटेड है, अगर इसके एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। ध्यान से इस वीडियो के इस पॉइंट को रिवाइंड करके एक दो बार सुनना, तो समझ में आएगा। समझ गए ना? अच्छे से समझ में आएगा किसी को। ऐसे तो मैंने समझा दिया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ यहां पे, फिर बात वही हो गई कि अगर यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, क्योंकि गॉस के हिसाब से फिर यही होगा। अब फिर यहां देखो, फिर ये एच शेप्ड कंडक्टर है, ये भी एच के आकार का कंडक्टर है। अगर यहां माइनस क्यू है, तो ऑटोमेटिकली बताओ यहां कितना आना चाहिए, तो यहां हो जाएगा प्लस क्यू। तो इस तरीके से बच्चों हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। बस आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि आइसोलेटेड कंडक्टर पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0। ठीक है? अब देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था, मैंने पहला पॉइंट बोला था कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज होना चाहिए सेम। तो देखो सेम है कि नहीं है, और मैंने बोला था ये वही चार्ज होना चाहिए जो बैटरी यहां से सप्लाई करेगी। और बताओ बैटरी ने वही चार्ज सप्लाई किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। तो इसका मतलब है बिल्कुल ये डायग्राम परफेक्ट हम लोग के लिए मैच कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलो अब पोटेंशियल की बात आई, पोटेंशियल वाला पॉइंट देखते हैं। तो इसको तो V दे दिया हमने, इसको दे दिया 0। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो तुम जानते हो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्लेट्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम लोग जान चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो निश्चित तौर पे इस प्लेट की पोटेंशियल इसके कंपेयर में कम होगी, और उसको मान लेते हैं V डैश। कोई पूछेगा यार यहां तो सब जगह V रहा, तो तुम बोलोगे ये तो सेम कंडक्टर है, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आगे मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होके यहां पे क्या हो गया, V डैश। और अगर ये V डैश है तो V डैश V डैश V डैश, यहां तक V डैश ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? और देखो फिर बीच में आ गया गैप, और अगर फिर बीच में गैप आ गया आपका, तो फिर बीच में गैप आ गया तो यहां तक तो V डैश रहेगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर यहां पोटेंशियल और घट जाएगा, तो इसका हो जाएगा V डबल डैश। पोटेंशियल क्यों घट गया बच्चे? तो यहां तक तो V रहा, और यहां फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग चलते हैं तो पोटेंशियल और डिक्रीज कर जाता है। तो V डैश, तो ये भी V डैश, और फिर यहां पे फील्ड आया, और ये V डबल डैश से भी घट के क्या हो गया, 0। क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो तुमको पता है पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट को घटाना है, तो V1 इक्वल्स टू हो गया V माइनस V डैश। ठीक है, ये हो गया इसका V1। इसके क्रॉस मान लेते हैं V2। V2 की वैल्यू कितनी होगी? तो पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट घटाओ, पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट घटाओ, तो V2 इक्वल्स टू क्या होगा? V2 इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लेट है V डैश माइनस V डबल डैश। ओके, फिर देखो इस प्लेट की बात, इसके पॉजिटिव में से इसको घटाओ,
तो ये V3 मान लेते हैं। तो V3 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, V डबल डैश माइनस 0। क्लियर। अब देखो, अगर तुम इन तीनों पोटेंशियल को ऐड करते हो V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर इन सबको ऐड करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब इसको ऐड करोगे तो देखो V1 V डैश कैंसिल हो गया, V डबल डैश कैंसिल हो गया, अनकैंसिल्ड कौन रहा, V माइनस 0, तो सीधा हो गया V माइनस 0। इसलिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि देखो कंडीशन में जाके कि कैपेसिटर के अगर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को अगर ऐड करोगे, कैपेसिटर के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को अगर ऐड करोगे, व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो देखो इस तरीके से वो दोनों बातें सही हो गई, दोनों बातें यहां फुलफिल हो रही है कि हर एक प्लेट का जो चार्ज है वो क्या है, सेम है जो बैटरी ने भेजा है, और साथ ही साथ सभी के इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम लोग सम किए तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ गया। यानी बैटरी का पोटेंशियल का यहां बंटवारा हो रहा है। पिछली बार क्या हो रहा था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, इस बार किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पोटेंशियल्स का। क्लियर है। चलो, तो अब इक्विवेलेंट का क्या मतलब हो गया, तो इक्विवेलेंट का तो मतलब ये हुआ कि अब इस 3 को हटाओ और उसके जगह इकलौता रखो जिसका नाम रहेगा C इक्विवेलेंट। वही बैटरी लगाओगे V0, उतना ही चार्ज दोगे, प्लस Q माइनस Q। ओके, और फिर क्या लिखोगे, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर है 1 और ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब 1 में देखो क्या करोगे, V1 क्या है, तो V1 है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं इस पे चार्ज कितना है, Q, तो Q इक्वल टू C1 इंटू V1, इसकी कैपेसिटी C1, V1 इक्वल टू Q। ठीक इसी तरीके से Q इक्वल टू इसके ऊपर भी चार्ज है Q, तो वो क्या हो जाएगा C2 V2। इसके लिए अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू C3 V3। और ये बात समझ में, सब पे चार्ज सेम है, C1 V1, C2 V2, C3 V3। क्लियर। चलो अब और इसके लिए क्या आ गया, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब बस फाइनल हो गया फ्रॉम 1। एक से देखो, एक से क्या लिखा हुआ है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जहां V है उसके जगह आप लिख सकते हो Q अपॉन C इक्विवेलेंट। बच्चे V इक्वल्स टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1। V2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई C2। V3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई C3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से अब देखो Q Q Q कैंसिल हो गया, तो Q Q Q सब कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। देखो बच्चों क्या कैलकुलेट होके आया। इसका मतलब है कि अगर सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हों इस तरीके से, तो उनका कैपेसिटी जो निकालेंगे C इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर आपको याद होगा तो आप ध्यान से सोचो, आप 10th क्लास में रेसिस्टेंस को ऐसे पैरेलल में जोड़ते थे और कैपेसिटर ऐसे सीरीज में जुड़ रहा है। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर C1 C2 C3 की वैल्यूज पता होंगी तो हम लोग C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों। तो चलो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। तो बच्चों अपना जो आउटकम आया 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1, 1 बाई C2 और 1 बाई C3।
ठीक है। अगर मान लो और भी कैपेसिटर्स होते तो डॉट डॉट लगा दो, जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन सभी को हम लोग इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी कुछ स्पेशल पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। मान लो कि अगर इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर are connected in series, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो सबकी कैपेसिटी मान लो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो मान लो n नंबर है तो 1/c इक्विवेलेंट, तो मान लो 5 है तो 1/c 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 1/c, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये n/c। और जब इसको इधर भी आप रिवर्स कर दो, इधर भी रिवर्स कर दो, तो व्हाट यू विल गेट c इक्विवेलेंट इक्वल टू c/n। तो पैरेलल में आप देखो क्या था nc, और यहां क्या हो गया बच्चों c/n। क्लियर है, पैरेलल में nc, यहां हो गया c/n। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सीरीज में अगर कैपेसिटर्स को हम लोग लगाते हैं तो नेट कैपेसिटी जो आती है वो उल्टा घट जाती है, क्योंकि देखो c/n है। अगर मान लो 10 माइक्रोफराड के 5 कैपेसिटर्स लगा दोगे तो 10/5 इक्विवेलेंट कैपेसिटी मात्र क्या आ जाएगी 2। तो इतना समझ में आ गया कि अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो पैरेलल में लगाएंगे, कैपेसिटी अगर घटानी है तो सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। अब एक स्पेशल केस कर लेते हैं। स्पेशल केस में इफ 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मान लो 2 कैपेसिटर सिर्फ लगे तो इस पे नॉर्मली ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमें करने को मिलेगा। C1 C2 और ये लग गई बैटरी, तो तुमसे ये पूछ सकता है ये बैटरी का पोटेंशियल V है तो ये कितना चार्ज सप्लाई करेगा। तो दोस्तों ये जो भी चार्ज सप्लाई करेगा, अब यहां से मान लो इसने इधर से +q चार्ज सप्लाई किया, इधर से -q चार्ज सप्लाई किया, ये +q यहां पे आ गया, इस पे -q, इधर -q, इस पे +q। तो ऑटोमेटिकली अब अगर यहां पे हम देखेंगे C इक्विवेलेंट, इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। क्लियर है। फिर लिखेंगे हम लोग 1/c इक्विवेलेंट, अब एलसीएम ले लोगे C1 इंटू C2। अब देखो एक बार C2 लिखोगे और C1 लिखोगे, दोनों तरफ रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करोगे तो व्हाट यू विल गेट C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो है वो क्या कैलकुलेट होके आया, C इक्विवेलेंट जो निकल के आया वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल के आई वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो याद रखेंगे बच्चों, इसको ध्यान से सुन लो कि अगर सीरीज में 2 लगे हुए हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालनी है, ये फटाफट हम लोग यूज किया करेंगे। दोनों के कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करके दोनों से ऐड कर देंगे। समझ में आई ना बात, ये काफी बार हम लोग यूज करेंगे। कैसे सॉल्व किए, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 और सॉल्व करके ये आ गया। तो याद रखेंगे ये 2 वाला केस, ठीक है ना। तो इस 2 वाले से ना अपने को बहुत फायदा होगा, इसमें देखना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बैटरी कितना चार्ज भेजेगी, तो सीधी सी बात है बैटरी को आप हमेशा याद रखना कि ये 2 कैपेसिटर मत दिखाओ, बैटरी को तो एक ही कैपेसिटर दिखाओगे, तब जाके तुम लिख सकोगे Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी को 2 के बजाय कौन दिख रहा है, सिर्फ एक, और वो एक कौन दिख रहा है, C इक्विवेलेंट। तो टोटल चार्ज कितना भेजेगी, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, C इक्विवेलेंट इंटू V, और C इक्विवेलेंट की जगह लिख दोगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये हो गया
चार्ज जो बैटरी यहां से भेजेगी। तो बैटरी कितना चार्ज भेज रही है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। क्लियर है। तो इस पे हम लोग थोड़ा और बात करेंगे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा आज वीडियो लंबा हो गया है, तो हम लोग कल अगले क्लास में V1 V2 का वैल्यू भी बहुत कुछ कैलकुलेट करेंगे, देखना। तो यहाँ पे ये याद रख के चलना है बच्चे कि C इक्विवेलेंट जो आया वो आया C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। एक बात और ध्यान रखो कि अगर दो सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर हो और उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इक्विवेलेंट इन दोनों से ही छोटा होगा इंडिविजुअली, मतलब दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटी से छोटा होगा। कैसे, तो एक एग्जांपल भी लेके देख सकते हो। मान लो इसका 4 है, ठीक है, और इसका 6 है, इसका 4 इसका 6, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहां मैं करके दिखाता हूं। इसका 4 इसका 6, तो हो जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6। 4 इंटू 6 हो गया 24, और 6 और 4 क्या हो गया 10, तो ये कितना हो गया 2.4। तो देखो 2.4 4 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। तो यही बात मैं तुमको बता रहा था कि सीरीज में अगर तुम कैपेसिटर्स को जोड़ते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो इंडिविजुअल दोनों कैपेसिटेंस से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। तो इस पे जो पोटेंशियल का बंटवारा और ढेर सारी बातें, व्हिटस्टोन ब्रिज, ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग करेंगे। तब तक आप इतना पढ़ो, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। क्लियर है बच्चों, और डाउट्स होगा तो मेरे को फिर पूछना, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है नेक्स्ट वाला।